स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था व्यक्तित्व, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने जाना कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व की डेफिनेशन क्या है ना। तो आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व पर वातावरण का प्रभाव। किसी की भी व्यक्तित्व यानी कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो उसका हमारे वातावरण पर यानी कि हमारे इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जन्म के समय से ही बालक के व्यक्तित्व पर उसके वातावरण का प्रभाव पड़ना आरंभ हो जाता है। जैसे ही किसी बालक का जब जन्म होता है तो उसका जो व्यक्तित्व होता है उसका जो है वातावरण पर प्रभाव पड़ना, यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उस पर आरंभ हो जाता है। अच्छे वातावरण का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व को अच्छे ढंग से विकसित करने में सहायक होता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है बच्चों, तो अगर उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, इन्वायरमेंट मतलब उसका जो वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ का जो पारिवारिक माहौल है, उसके आस पड़ोस का जो माहौल है ना, तो उसके जो रहने का तरीका है, यानी कि उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, तो उसका जो बालक पर जो है अगर अच्छी तरीके से है तो वह बालक पे उसके व्यक्तित्व पर एक अच्छे ढंग से उसको विकसित करने में सहायक होता है। अगर हम कहें कि वंशानुक्रम से प्राप्त कच्चे माल आपके कच्चे माल को वातावरण अपने प्रभाव के द्वारा ढालने तथा सुडौल ढंग से निर्मित करने का प्रयत्न करता है। जिस प्रकार एक कच्ची मतलब अविकसित कली में पुष्प के गुण बीज रूप में छिपे रहते हैं। मान लीजिए जब आप देखते हो कि फूल में कोई छोटी छोटी जो कलियां होती हैं या फिर जो कोई फल होता है, और जब वो अपने छोटे रूप में होता है तो उसके अंदर भी कुछ बीज जो होते हैं वो होते हैं। उसी प्रकार से जो बच्चा होता है, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर भी बहुत सारे गुण, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो विकसित होती हैं, है ना, छिपी हुई होती हैं। वह तभी सुंदर सुडौल पुष्प का रूप लेता है जब वही को अगर पर्याप्त धूप मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, जल मिलेगी, खाद मिलेगी, तो वह पौधा अच्छे से पनपेगा, अच्छे से बड़ा होगा और वह फूल एक अच्छा खिलकर तैयार होगा। उसी तरीके से बालक जो है वो अनेक गुण बीज रूप से वंशानुक्रम से प्राप्त, यानी कि जो हमारे जीन्स होते हैं, हमारे जो वंशानुक्रम है, आनुवंशिक जो हमारे गुण हैं, वो व्यक्ति के अंदर क्या होते हैं, छुपे हुए होते हैं। तो अनुकूल वातावरण, अगर उसको अच्छा वातावरण मिल रहा है तो उससे उसका क्या होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा, उसके जो गुण होंगे वो बाहर निकल कर आएंगे। अतः बालक के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से पर्यावरण के कुछ निम्न भागों का प्रभाव पड़ता है। अब कौन कौन से पड़ते हैं, चलिए। सबसे पहला, बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है उस पर किस किस का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला है आपका परिवार पर प्रभाव। परिवार का प्रभाव क्या पड़ता है बच्चे के जीवन पे, ये देखिए। बालक के व्यक्तित्व विकास में उसके पारिवारिक परिवेश का महत्वपूर्ण हाथ होता है। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका परिवार का माहौल कैसा है, उसका बहुत ही ज़्यादा बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बच्चे जो है, परिवार बच्चे की क्या होती है, प्रथम पाठशाला होती है। बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, मतलब बालक जैसा देखता है वैसा ही अनुकरण, यानी कि सीखता है, वैसे ही करने की कोशिश करता है। अतः वह अपने माता पिता से भाषा, व्यवहार, आदतें, नैतिक गुणों को सीखता है। आपने देखा होगा, जैसे आपके घर में बोला जाता है, जिस लैंग्वेज में आप बोलते हो वही लैंग्वेज बच्चा सीखता है। अगर देखिए अंग्रेज हैं, अगर आप अपने घर में अंग्रेजी बोल रहे हो तो बच्चा, उसकी भाषा क्या होगी, वो भी अंग्रेजी सीखेगा। हम हिंदी में बोलते हैं तो हमारे बच्चे क्या सीखते हैं, हिंदी में सीखते हैं। जहाँ पे जो है आप जिस लैंग्वेज का यूज करते हो, जिस आपका जो है किस में रहन सहन कैसा है, किस तरीके की आपकी भाषा का यूज होता है आपके परिवार में, किस तरीके का आपस में लोग किस तरीके का व्यवहार करते हैं, किस तरीके की आदतें हैं, किस तरीके का नैतिक गुण है, तो ये सारी चीज़ें बच्चा कहाँ से सीखता है, परिवार से सीखता है। क्योंकि वह उस चीज़ों को देखता है और उसका अनुकरण करता है। ठीक है, तो दो विभिन्न प्रकार परिवारों के बालकों में उपयुक्त गुणों के अंतर को स्पष्टतया हम देख सकते हैं। असभ्य तथा निम्न संस्कृति के वातावरण में पले बच्चे उद्दंड, शरारती और मंद बुद्धि वाले हो जाते हैं। जहाँ पे भी किसी चीज़ को कोई इनको संस्कार नहीं दिए जाते हैं, उनको बैठने बोलने की कोई तमीज़ नहीं सिखाई जाती, तो ऐसे इन्वायरमेंट में जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी उद्दंड टाइप के होते हैं, शरारती होते हैं और वह मंद बुद्धि भी हो जाते हैं। इसके विपरीत अगर वे सभ्य और अच्छी संस्कृति के वातावरण में पले हैं तो बच्चे सभ्यता तथा आदर्श बनते हैं। अब प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड एडल कहते हैं कि परिवार में बालक के जन्म क्रम का उसके व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है।
बालकों में उत्सुकता की प्रवृत्ति अधिक प्रबल होती है। भग्न परिवार, विमाता का सौतेला व्यवहार भी बालक के मानसिक विकास पर पूरा प्रभाव मारता है। मान लीजिए भग्न परिवार जहाँ पे आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेशबाजी हो रही है, या फिर भाई जो बच्चे ने जन्म लिया है उसकी माता का देहांत हो जाए, या फिर किसी कारणवश वो अपनी माता के साथ ना रहकर किसी यानी कि सौतेली माँ के साथ रह रहा है, और उसकी सौतेली माँ का जो व्यवहार है उसके प्रति अच्छा नहीं है, तो उससे क्या होगा, उन सारी चीज़ों से बच्चे की जो मानसिक विकास है, यानी कि जो बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और इससे बच्चे प्राय कैसे हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं, यानी कि आपकी बात आप कहोगे तो वो आपकी बात को नहीं मानेंगे, उसका विद्रोह करेंगे। एकांत प्रिय यानी कि अकेला रहना चाहते हैं, व्यक्तित्व को ये विपरीत दिशा में मोड़ने में सफल हो जाते हैं। माता पिता की अवहेलना करना, ज़्यादा नियंत्रण, ज़्यादा लाड़ प्यार भी बच्चे के व्यक्तित्व को कुंठित बना देता है। मान लीजिए जो हमारी जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा से अपने बच्चों को ना समझें, ठीक है, उन पर ज़्यादा नियंत्रण करें या फिर ज़रूरत से ज़्यादा उन पर लाड़ प्यार करें, हर चीज़ उनकी पूरी कर रहे हैं, हर विश उनकी पूरी कर रहे हैं, तो इससे भी बच्चा क्या होता है, इससे भी बच्चा कुंठित हो जाता है। दूसरा हमारा क्या होता है टॉपिक, पाठशाला का प्रभाव। पाठशाला का प्रभाव कैसे होता है अब भाई ये तो ये हो गया इसका परिवार में, क्योंकि परिवार में जैसा उसको माहौल मिला बच्चे ने उस चीज़ों को सीखा, ठीक है, अच्छा मिला तो अच्छा सीखा, बुरा मिला तो बुरा सीखा। लेकिन अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो दूसरी उसकी पाठशाला क्या होती है भाई, वह विद्यालय में जाता है। तो विद्यालय में परिवार में 5 से 6 वर्ष का होने के बाद, लेकिन आज के टाइम पे तो बच्चे जल्दी ही चले जाते हैं, ठीक है, तो बालक पाठशाला में प्रवेश लेता है। अब उसका संपर्क क्या होता है, घर के साथ पाठशाला से भी जुड़ जाता है। यहाँ का वातावरण घर के वातावरण से भिन्न होने के कारण उसे अपने को समायोजित करने में कुछ समय लगता है। मतलब जिस परिवार में जिस माहौल में वह आया है उससे अपोजिट एकदम उसको जो है माहौल मिलता है स्कूल में, तो बच्चे को घर और स्कूल में एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहीं वह सहपाठियों यानी कि उसके जो साथ के जो सहपाठी हैं एवं शिक्षकों के संपर्क में आता है। शिक्षकों एवं सहपाठियों का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर विशेष रूप से पड़ता है। भाई उसके साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अगर अच्छे हैं तो उनका प्रभाव भी बच्चे के अंदर पड़ेगा। उनका जो शिक्षक उनको जो पढ़ा रहा है, ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, अब पहले वो परिवार में रह के लोगों को अनुकरण कर रहे थे, अब जब वो स्कूल में आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एक दूसरे बच्चे को देखते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, और ख़ासतौर से अपने शिक्षक का अनुकरण करते हैं कि उनका शिक्षक कैसे बैठ रहा है, कैसे बोल रहा है। तो धीरे धीरे करके विद्यालय के वातावरण में ये लोग बच्चे क्या करते हैं, घुलने मिलने लग जाते हैं, और बालक के लिए शिक्षक पाठशाला से एक आदर्श के रूप में उपस्थित होता है। बालक पर शिक्षक के रहन सहन यानी कि जो शिक्षक उसको पढ़ा रहा है तो बच्चा क्या है उसको अनुकरण करने लगता है। तो बालक क्या कहे, शिक्षक के रहन सहन, शिक्षक जो है कैसे रह रहा है ना, कैसे बैठ रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा बोल चाल रहा है, और नैतिकता, इसका प्रभाव पड़ता है बालक पर एक शिक्षक का। यदि शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली है तो बालक शिक्षक के गुणों को अपने में उतारने का पूरा प्रयास करता है और धीरे धीरे उसके सभी गुणों को ग्रहण करने लगता है। अगर बच्चा अपने आप को, मान लीजिए आप एज ए टीचर आपको पसंद कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको अच्छी लग रही हैं, तो वो आपको क्या करेगा, कॉपी करने की कोशिश करेगा। आप जैसे बोलते हो, जैसे बैठते हो, जैसे खाते हो, कैसे बोलते हो, कैसे हंसते हो, सारी चीज़ें बच्चे क्या है धीरे धीरे अपने आप में उन चीज़ों को सीखने लगेगा, वही काम करने लगेगा। इसके अतिरिक्त यदि शिक्षक कठोर स्वभाव का है, बात बात पर अकारण, किसी भी कारण ना हो फिर भी वह डांट का फटकारता रहता है, छिड़कते रहता है, यानी कि कमेंट कसने लगने वाला होता है, तो बालक के कोमल मन पर उसका बहुत आघात लगता है क्योंकि बालक शिक्षक को एक आदर्श मानता है। उसके परिणाम स्वरूप बालक के मन में नफरत एवं बदले की भावना जागृत होने लगती है। फिर वह खिन्न यानी कि उदास रहने लगता है और शिक्षा ग्रहण करने से दूर भागने लगता है। उसके बाद में विद्यालय में बालक शिक्षक के अतिरिक्त अलग अलग प्रकृति वाले सहपाठियों के संपर्क में भी आता है। सबका अलग अलग जगह से आए हुए होते हैं, उसके जो सहपाठी होते हैं, उसके जो आपस के जो क्लासमेट होते हैं, अलग अलग बोली वाले भी होते हैं, है ना। तो उसके सहपाठी कुछ उससे बड़े भी होते हैं और कुछ उसकी ही आयु के होते हैं, कुछ उससे छोटे भी होते हैं। इन बालकों के मध्य बालक अच्छे और बुरे दोनों के गुणों को जान जाता है। उसके संपर्क में आने से बालक में ईर्ष्या, द्वेष, स्नेह, बैर, घृणा, तिरस्कार की प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं। और कहावत है कि संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। तो एक कहावत और सुनी होगी अपने, जैसी करनी वो सॉरी जैसी संगत वैसी रंगत। तो इसी तरीके से संगत ही गुण उपजे, यानी कि अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपके अंदर जो गुण हैं वो बाहर निकल कर आएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, समाज और संस्कृति का प्रभाव कैसे पड़ता है, व्यक्तित्व का समाज और संस्कृति पर प्रभाव कैसे पड़ता है।
बालक को जिस प्रकार समाज मिलता है वह उसी प्रकार के समाज की संस्कृति में अपना जीवन निर्वाह करता है। बड़े होने के साथ साथ गुणों एवं अवगुणों को अपने जीवन में ढालने लगता है। यानी कि अगर वो गुणों के संपर्क में आता है तो गुण अवगुण दोनों उसके जीवन में आते हैं। यही कारण है कि सुसभ्य व सुसंस्कृत परिवार का बालक एक असभ्य और असंस्कृत परिवार के बालक से अलग से ही पहचाना जा सका है। मनोवैज्ञानिक जो है मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि समाज और संस्कृति का महत्व बताते हुए लिखा कि संस्कृति क्या है। संस्कृति आपकी ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, मैकाइवर एवं पेज के अक्सर पूछते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद करनी है, ठीक है। तो संस्कृति हमारे रहने तथा सोचने के ढंगों में, दैनिक कार्यकलापों में, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। अब बालक जैसे समाज में रहता है या संस्कृति में पलता है उसके गुणों को स्वयं ही अपना लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आज भी भारतीय स्त्री पुरुषों में धार्मिक एवं नैतिक मूल्य सर्वोपरि हैं, जबकि पाश्चात्य देशों के लोग भौतिकवादी मानसिक मूल्यों की सर्वोच्च समझते हैं। एक और उदाहरण, हमारे भारतीय समाज में हत्या को जघन्य पाप माना जाता है, जबकि नागा जाति में जो जितनी हत्याएं करता है उसका उतना ही सम्मान किया जाता है। इस प्रकार बालक में हिंसा और अहिंसा के गुण उसके व्यक्तित्व को बनाने एवं बिगाड़ने में सहायक होते हैं। एक बालक को जन्म के उपरांत किसी जंगल में छोड़ दिया जाए, इत्तेफाक से उसका पालन पोषण भेड़िए द्वारा होने लगा। आपने ये कहानी सुनी होगी, एक सच्ची कहानी है कि एक बालक जो था उसका जन्म हुआ था, उसके बाद उसको जंगल में छोड़ दिया गया था और वहाँ से उसको एक भेड़िया उठाकर ले गया था। लेकिन हालांकि उस भेड़िए ने उसको मारा नहीं, पर उसका पालन पोषण किया। अब हुआ क्या कि बालक का विकास तो हुआ, बालक तो बड़ा, क्योंकि वह मनुष्य का बालक था तो वह बड़ा, उसका विकास भी हुआ, लेकिन उसके संस्कार जो थे वो मानवचित नहीं थे, क्योंकि वह मनुष्यों के बीच में तो रहा नहीं था, वो तो जानवरों के बीच में रहा था। तो इस अध्ययन से स्पष्ट होता है तो वह कैसे हो गया था, उसका खाने पीने का और बोलने का, यानी कि उसको बोली तो आती ही नहीं थी, जैसे उसने वहाँ पे माहौल में रहा था, जिस इन्वायरमेंट में वो रहा था, तो सब कुछ वो जानवरों वाला ही करता था। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से वे दूर रहने के कारण उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास मानव संतान की भांति न होकर भेड़िए के समान हुआ था। तो वे सारी जितनी भी हरकतें, जितने भी काम करता था, वो सब एक भेड़िए की तरह करता था। तो इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों ही समान रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि देखिए, वंशानुक्रम में क्या होता है, हमारे अंदर कुछ हमारे परिवार से रिलेटेड कुछ गुण आते हैं, लेकिन अगर हमें इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है, हमारा जो रहन सहन, इधर उधर का जो माहौल है, इधर उधर का जो पर्यावरण है, अगर वो हमें अच्छा मिल रहा है तो हमारा क्या होगा, मानसिक विकास भी अच्छा होगा, हम तरक्की भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। यदि किसी एक का अभाव होगा तो बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास दोनों तरह प्रकार के विकास से अपूर्णता ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों, इसलिए मैं आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप लोगों को इस चैप्टर की जो भी डेफिनेशन वगैरह हैं, जो भी मेन पॉइंट हैं, उन सबको नोट करना है अपनी कॉपी में, ओके, और क्वेश्चन को याद करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।